मैंने आपको कई सारे जुर्म की कहानियां सुनाई हैं। आप जानते हैं उन सभी जुर्म की कहानियों में एक कॉमन चीज कौन सी थी? कोई एक चीज ऐसी थी जो हर कहानी में रिपीट हुई, और वो थी हत्या किए जाने के बाद जो मर्डरर है, जो आरोपी है, उसका सबूत मिटाना। हर हत्यारा चाहता है कि वो अपने पीछे सारे सबूत, सारे गवाह मिटा कर जाए। वो हर एक चीज हटा दे, वो हर एक चीज मिटा दे जो उसे उस हत्या से जोड़ सकती है। लेकिन आज की जो कहानी है, उसका जो मेन कैरेक्टर है, उसने सबूत मिटाने के लिए कुछ ऐसा किया कि पुलिस भी हैरत में पड़ गई। उसने एक हत्या को छिपाने के लिए 9 और लोगों की हत्या की, इसके बाद रेप किया। क्या है ये कहानी जो इतनी अजीब, इतनी भयानक और इतनी खौफनाक है? और आखिर कौन है ये शख्स और क्यों किए थे इसने इतने सारे मर्डर्स? चलिए शुरू करते हैं। 6 मार्च 2020 तेलंगाना के वारंगल के रेलवे स्टेशन पर आम दिनों जैसी चहल पहल थी। पश्चिम बंगाल जाने वाली एक ट्रेन में एक कपल बैठता है। जो लड़की है वो अपने होने वाले पति को अपने माँ बाप से मिलवाने ले जा रही थी। माँ बाप राजी हो जाएंगे तो दोनों का निकाह हो जाएगा। ट्रेन चल पड़ती है, लेकिन अगले ही दिन क्या होता है कि वो जो लड़का है वो वारंगल वापस आ जाता है, अकेला। उस लड़की को लेकर नहीं आता है। कुछ ही दिनों के बाद कोरोना वायरस से निपटने के लिए 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हो जाती है। लोग अपने घरों में दुबक गए थे, सड़कें सूनी हो गई थी। वारंगल के गोरे गुंटा गांव में जूट के बोरे बनाने वाली साई दत्ता ट्रेडर्स के शटर भी डाउन हो गए थे। हालांकि 21 मई को, यानी कुछ महीनों के बाद, साई दत्ता ट्रेडर्स के मालिक जे भास्कर ने एक ऑटो ड्राइवर को कहा कि गोदाम से कुछ बोरे लेकर एक कस्टमर के पास पहुंचा दे। भास्कर ने ड्राइवर को बताया था कि कारखाने के कैंपस में ही मकसूद आलम अपने परिवार के साथ रहता है। उसके अलावा 2 और मजदूर हैं, श्याम और श्रीराम। वो भी वहीं फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। इन्हीं लोगों से बात करके या पूछ के बोरे लेने हैं। ड्राइवर गोदाम पहुंचता है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता। अब उसने इत्तला किया भास्कर को कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन सभी लोग भास्कर के लिए ही काम करते थे और ऐसे में कोई मतलब ही नहीं था कि भास्कर को बिना बताए ये सारे के सारे लोग एक साथ कहीं चले जाते। इसके बाद भास्कर और साई दत्ता ट्रेडर्स में उसके पार्टनर संतोष ने मकसूद, उसकी पत्नी, बच्चों और बाकी 2 मजदूरों की तलाश में आसपास के चक्कर काटने शुरू किए। दोपहर बाद करीब 2 बजे उन्हें एक कुएं में 4 लाशें तैरती दिखी। उन्होंने फौरन पुलिस को जानकारी दी। लाश मकसूद और उसके परिवार की ही थी, जिसमें उसकी पत्नी, 2 बच्चे भी शामिल थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो लाश को कुएं से निकलवाया गया। पता चला कि ये जो लाश हैं, ये मकसूद और उसके परिवार की ही हैं, जिसमें उसकी पत्नी है और 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने जांच शुरू की तो कुएं की घेरेबंदी की गई, लेकिन अगले ही दिन पुलिस को उसी कुएं से 5 और लाशें मिली। 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस के सामने 9 लाशें आ चुकी थी। इस खबर ने इलाके में सनसनी मचा दी। सभी लाशों का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई सिरा पकड़ में आ ही नहीं रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इन लोगों को जहर दिए जाने की बात नहीं थी। शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान भी नहीं थे। आसपास के लोगों से पूछताछ हुई तो पता चला कि मकसूद का परिवार तो हंसी खुशी रहता था। ऐसे में आत्महत्या किए जाने का एंगल भी ब्लर हो रहा था, गायब हो रहा था। और आत्महत्या करते भी तो खाली मकसूद और उसके घर वाले करते। ऐसे में ये 5 लोग और कौन थे और आखिर क्यों इन्होंने भी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी? अब आसपास के लोगों से पूछताछ हुई तो ये भी पता चला कि मकसूद के घर पर 20 मई को उसके बेटे शहबाज का जन्मदिन मनाया गया था। उसमें श्याम, श्रीराम और शकील भी मौजूद थे। पुलिस का कहना था कि इन सभी की मौत 20 मई को रात 9:30 बजे से लेकर 21 मई को सुबह 7:30 बजे के बीच हुई थी। अब जांच आगे बढ़ी तो शक की सुई सबसे पहले मकसूद की बेटी बुशरा के एक एक्स लवर पर गई। पुलिस ने उसे पकड़ा, सख्ती से पूछताछ भी की, लेकिन उसका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं था। अब 4 दिन बीत चुके थे और पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिल रही थी।
आखिर उस बच्चे की बर्थडे पार्टी के बाद ऐसा क्या हो गया था कि एक साथ 9 लोगों की जान चली गई। तभी एक शख्स पुलिस के पास पहुंचा। उसके पास 2 मोबाइल फोन थे। शख्स ने बताया कि ये फोन उसे भास्कर के गोदाम के पास एक और जो गोदाम था वहां मिले हैं। पुलिस ने अब दूसरे गोदाम के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। आखिरकार एक लीड मिली। फुटेज में एक शख्स 20 मई को शाम करीब 6 बजे क्राइम स्पॉट की तरफ साइकिल से जाता दिख रहा था और फिर वही शख्स 21 मई को सुबह 6 बजे के आसपास उधर से लौटता हुआ भी दिखाई दे रहा था। ये वही टाइम फ्रेम था जिसमें ये 9 हत्याएं हुई थी। जांच में ये भी पता चला कि एक फोन मकसूद की पत्नी निशा का था और दूसरा मजदूर श्रीराम का था। पुलिस ने इस शख्स की तलाश शुरू की और आखिरकार 25 मई को इसे अरेस्ट कर लिया गया। इस शख्स का नाम था संजय कुमार और ये बिहार का रहने वाला था। संजय को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने उसके कमरे से उसका फोन और एटिवेन टैबलेट्स जब्त की थी, जिन्हें नींद के लिए यूज किया जाता है, यानी ये नींद की दवाएं थी। अब थाने लाकर संजय से पूछताछ शुरू की गई तो संजय ने सब कुछ उगल दिया। संजय ने कहा कि 16 से 20 मई के बीच कई बार वो मकसूद के घर गया था और उसे रास्ते में कारखाने से कुछ ही दूरी पर कुआं दिखा था। उसने बताया कि बच्चे के जन्मदिन वाले दिन उसने सबके खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी। उसका कहना था कि श्रीराम, श्याम और शकील को तो उसका मारने का इरादा ही नहीं था, लेकिन वो वहां उस दिन मौजूद थे, लिहाजा उनके खाने में भी नींद की गोलियां मिला दी ताकि कोई भी गवाह नहीं बचे। जब सारे लोग बेहोश हो गए तो संजय ने उन्हें एक एक कर बोरियों में भरना शुरू किया और कुएं में फेंकना शुरू किया। उसने ये भी बताया कि सभी लोग कुएं में फेंके जाने तक जिंदा थे। इसके बाद संजय ने सबके फोन और पर्स को ठिकाने लगाया और फिर वापस चला गया। संजय कुमार अब पूरा का पूरा जुर्म कबूल कर चुका था, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बचा हुआ था कि उसने इन 9 लोगों का कत्ल आखिर क्यों किया। तो कहानी अब अपना सर्कल पूरा करती है। शुरू में मैंने आपको एक ट्रेन के कपल के बारे में बताया था। दरअसल उस कपल में जो लड़का था वो संजय ही था और जो लड़की थी वो मकसूद की पत्नी निशा की रिश्तेदार रफीका थी। दरअसल संजय ने भी कुछ समय तक मकसूद वाले ही कारखाने में काम किया था। उसी दौरान संजय और मकसूद की अच्छी जान पहचान हो गई थी और वहीं उसे रफीका भी मिली थी जो मजदूरों के लिए खाना बनाती थी। रफीका तलाकशुदा थी और उसके 3 बच्चे भी थे। इनमें 16 साल की एक बेटी भी थी। अब रफीका और संजय का प्यार परवान चढ़ने लगा तो दोनों लिव इन में रहने लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद रफीका को शक होने लगा कि संजय उसकी 16 साल की बेटी पर गंदी नजर रखता है। रफीका ने संजय को अपने बच्चों और खुद से दूर तो नहीं किया, लेकिन तय किया कि वो संजय से शादी कर लेगी। उसने इसके लिए संजय पर दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन संजय इस शादी के लिए तैयार ही नहीं था। रफीका की जिद बढ़ी तो संजय ने एक प्लान बनाया। उसने रफीका से कहा कि चलो तुम्हारे माँ बाप से मिलाते हैं और उसके बाद निकाह भी कर लेंगे। तो 6 मार्च को दोनों वारंगल से पश्चिम बंगाल जाने वाली ट्रेन में बैठे। थोड़ी देर में संजय ने रफीका को छाछ पिलाई, जिसमें उसने नींद की गोलियां मिलाई हुई थी। रफीका जैसे ही बेहोश हुई, संजय ने उसके दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। ट्रेन जब आंध्र प्रदेश में वेस्ट गोदावरी के आसपास पहुंची तो संजय ने रफीका की लाश को बहुत ही चालाकी से चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। बताया गया कि रेलवे पुलिस को उसी दौरान रफीका की डेड बॉडी भी मिली थी। केस भी दर्ज हुआ था, लेकिन तब रफीका की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। अब रफीका की हत्या करने के बाद संजय वारंगल लौट आया। उसने रफीका के 3 बच्चों से कहा कि उनकी मां पश्चिम बंगाल में अपनी माँ बाप के पास कुछ समय के लिए रुक गई है। लेकिन मकसूद की पत्नी निशा को संजय पर शक हो चुका था। मकसूद और निशा ने पश्चिम बंगाल फोन भी किया था, जहां से उन्हें पता चला कि रफीका अपने घर तो कभी पहुंच ही नहीं पाई। इस बीच देश भर में लॉकडाउन तो लग ही गया था। मकसूद को कई हफ्तों तक संजय दिख ही नहीं पाया था। 15 मई के आसपास जब संजय का पता चला तो मकसूद और निशा ने उसे धमकाया कि वो रफीका का पता बताए और वो बताए कि उसने रफीका के साथ आखिर क्या किया है।
नहीं तो वो पुलिस से शिकायत कर देंगे। इसके बाद संजय ने ये पूरी खौफनाक साजिश रची, जहां पहले 20 मई को संजय ने नींद की गोलियां ली और उसके बाद खाने में नींद की गोलियां मिला दी। संजय के कबूलनामे के बाद पुलिस ने सबूत जुटाने शुरू किए। पता चला कि कत्ल से कुछ दिनों पहले संजय ने नींद की गोलियों के बारे में गूगल सर्च किया था। उसके फोन में नींद की गोलियां एटोवेन 2 mg के पत्ते का स्क्रीनशॉट भी मिला था और उसने नींद की गोलियों के 4 पत्ते लिए थे। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। संजय की इस खूंखार कहानी का क्लाइमैक्स अभी भी बाकी है। दरअसल पुलिस ने जब संजय का फोन खंगाला तो उसके फोन में रफीका की 16 साल की बेटी के रेप का वीडियो मिला। रफीका की बेटी ने बताया कि संजय अक्सर उसका रेप किया करता था। उसने उसका वीडियो बना लिया था और उसकी माँ को या बाहर वालों को दिखाने की धमकी दिया करता था। इस केस के दौरान ही रफीका की बेटी का जब मेडिकल किया गया तो वो प्रेग्नेंट भी मिली थी। तो 9 हत्याओं और एक माइनर यानी नाबालिग से रेप करने के आरोपी संजय कुमार को कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2020 को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट में बयान देने खुद रफीका की बेटी भी पहुंची थी। बता दें कि मौत की सजा दिए जाने के बाद भी संजय पर अभी रफीका की हत्या का केस चल ही रहा है और इस केस में भी उसे जल्द ही सजा मिल सकती है। तो ये थी उस जुर्म की कहानी जो हाई प्रोफाइल नहीं होने के कारण मीडिया में ज्यादा गर्म तो नहीं रहा, लेकिन ये जुर्म बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा भयानक था। आपको मैं भी क्राइम के इतने केस बता चुकी हूँ, लेकिन इस क्राइम ने मुझे भी हैरान कर दिया। कोई इंसान 9 हत्याएं, रेप, ये सब कैसे भला कर सकता है? बहरहाल आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? इस पूरे केस पर आप क्या कहेंगे? जरूर शेयर कीजिए अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।